नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पर आना होता है, बट उनको प्रोसेस नहीं पता होती, और जब जिनको पता भी उनको ऐसा लगता है कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जब आपको यहाँ पे आना होता है तो आपको सिर्फ इतना ही पता होता है कि आपको आईएलटीएस देनी है और कहीं पे एडमिशन ऐसा कुछ लेना है। आपको एजेंट इतना कुछ डिटेल में बताते नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा वो कैसे आपका अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको खास ध्यान रखनी है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट छोटे मोटे रीज़न की वजह से ही होता है, क्योंकि कई बार अपने एजेंट जो होते हैं उनको तो क्या होता है कि उनको 50 फाइल करनी होती है। उनको एक फाइल का रिजेक्शन आ गया तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमारी लाइफ को पड़ने लगता है। सेम चीज़ हमारे साथ भी थी। हम भी जब अपनी पीआर की फ़ाइल और वो सब लॉन्च कर रहे थे तो हम खुद से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एजेंट को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो अपना फ़ाइल लॉन्च करके आपको छोड़ देगा। आपको वो ट्राई करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, वो लोग भी ट्राई करते हैं कि उनका भी पॉजिटिव आउटकम आए तो वो आप और 4 लोगों को उनका रेफरेंस दो। बट फिर भी उनको इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका खुद का रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो भी रिजेक्शन आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो आपको बेनिफिट करेगा या फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर रिजेक्शन आ गया तो फिर आप ट्रबल में आओगे, आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई दूसरी कंट्री सोचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस क्या है। तो अगर आप किसी एजेंट को बोल रहे हो कि अब मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, तो आप उनको बोलो, बट आप जब कर रहे हो तो आपको पता हो कि वो क्या कर रहा है, और आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो उसकी प्रोसेस मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं आपको सब कुछ जीरो से लेके ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिलवाने तक का सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है? तो आपकी एज मिनिमम 6 होनी चाहिए। अगर आप 6 ईयर से ओल्ड होगे तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसके बाद अगर आप ज़्यादा कम उम्र वाले हो तो फिर आपको गार्डियन और वो सब दिखाना पड़ता है। तो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि 12th के बाद जाए, मतलब 18 के ऊपर वाले लोग आए या फिर मास्टर्स करने के लिए लोग आए। तो जब ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए आते हैं और उसी टाइम पे उनके वो खुद अपने पैसे कमा के अपनी फीस भरने का ट्राई करते हैं, तो वही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आने का। आप अगर या 12th के बाद आओ या फिर कॉलेज वहाँ पे ख़त्म करके मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आओ। उसके बाद दूसरा है, आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो और उसका एविडेंस आप प्रोवाइड करो जब भी आप वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हो, जो है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, सीओई जिसको बोलते हैं। जो मेन चीज़ है उसी के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है यहाँ पे। जैसे कुछ भी हो, यहाँ पे अगर आपको पीआर लेना है तो आप यहाँ पे उसकी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको नॉमिनेशन मिलता है। वो नॉमिनेशन लेके आप गवर्नमेंट के पास जाते हो तो आपको वीज़ा देते हैं। उसी तरीके से जब आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, वो एडमिशन का जो कंफर्मेशन होता है वो आपको सबमिट करना होता है। उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है। बट यही पे मेन प्रॉब्लम है कि सीओई कैसे लेना है, और सीओई आने तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अच्छे सबमिट होने चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास अच्छे फाइनेंशियल्स है। फिर आपको अपनी जो डिग्रीज 12th की, अगर 12th के बाद आ रहे हो या फिर बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो बैचलर्स के ग्रेड और वो सब होना चाहिए। अगर ज़्यादा बार आप फेल हुए हो जब बैचलर्स कर रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तभी आते हैं जब आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेना होता है। तो आप जब भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप कोई भी क्राइकोस रजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि अगर वो क्राइकोस रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फिर आपका एजुकेशन वो वैलिड नहीं होगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जब फ्यूचर में अपना टीआर डालना है, टेम्पररी रेसिडेंस, जो 3 4 5 4 या 5 साल का आता है, आपको जब वो डालना है तो वो उसके लिए आपको जो स्टूडेंट वीज़ा पे आप जब यहाँ पे आए होंगे तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। वो सारी रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। नॉर्मली आपके एजेंट आपको ऐसे ही कोर्स में भेजते हैं कि जो टीआर के लिए मीट करता हो कोर्स, बट फिर भी अगर आपको खुद से चेक करना हो तो आप उस जो भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो कोर्स पर्टिकुलर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ बता देगा कि ये कितने वीक की स्टडी है, कौन कौन से कोर्सेज और कितने क्रेडिट्स है सारे कोर्सेज की। उसके बाद आता है आपको एविडेंस दिखाना है। यहाँ पे आपके पास रहने के लिए इनफ मनी है, जहाँ पे सबका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि मिनिमम अराउंड 30 लाख 35 लाख फंड दिखाना पड़ता है और उसके सामने आपको पे करनी होती है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, उसके बाद सारे खर्चे, तो वो सब मिला के आपके 15 से 20 लाख तक आपका खर्चा हो जाता है यहाँ पे आने का। तो आपको वो तो करना ही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दिखाना है कि आपके पास इनफ फंड्स है। जब यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करने के लिए थोड़े टाइम के लिए आपके पास इनफ फंड्स है जिस पे आप सर्वाइव कर सकते हो।
जैसे कि जब कोविड टाइम आया था तो लोग, जो स्टूडेंट लोग थे, उनकी जॉब चली गई, तो वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाकी जो यहाँ पे सिटीजन है उन लोगों को गवर्नमेंट रिलीफ दे रही थी, उनको हेल्प कर रही थी, उनको पेमेंट भी मिल रहा था वीकली, फोर्टनाइटली। तो वो सब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पे स्कॉट मॉरिसन जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उसने ऐसा बोला था कि आप लोग यहाँ पे दिखा के आए हो, जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे तो आपने ऐसा दिखाया था कि आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड है ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आप यहाँ पे जब भी आ रहे हो तो अपना फंड्स दिखा के आओ, ताकि आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे रिलाय ना रहो। तो जो भी आपको यहाँ पे आने के लिए फंड दिखाने, वो आप फंड कौन से दिखा सकते हो, कहाँ से दिखा सकते हो, क्योंकि सबके पास इतने 30-35 लाख 40 लाख अपने अकाउंट में नहीं पड़े होते। तो आप कैसे उनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दिखा सकते हो कि ये सारी सब पैसे आपके पास पड़े। तो वो दिखाने के लिए आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट हो तो वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई एजुकेशन लोन हो या फिर फाइनेंशियल लोन हो तो वो आप दिखा सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज होती है जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, उसके साथ साथ अभी मैत्री स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उस तरीके से आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही तो आप उसके भी एविडेंस दिखा सकते हो। आप अपने पेरेंट्स की या पार्टनर की पिछले 12 महीनों की इनकम भी दिखा सकते हो। जो मिनिमम इनकम है, वो इनकम रिक्वायरमेंट अगर वो इतना अर्न कर रहे हैं, वो पिछले 12 महीनों की आप दिखा सकते हो एज अ एविडेंस की आपके पास वो सपोर्ट करने के लिए पैसे है यहाँ पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो। 1 अक्टूबर से लिविंग एक्सपेंसेस जो भी $21,000 के अराउंड थे, वो $24,000 के अराउंड हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। बट उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे एम्बर जैसे अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं अगर आपको कोई अकोमोडेशन सर्च करना है कोई यूनिवर्सिटी के आसपास। तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन होगा तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाएगा, आपका गाड़ी खरीदने का पैसा भी बच जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बढ़ तो गया है, बट आप अपने पैसे बचा सकते हो अगर आप अपना अकोमोडेशन एम्बर के थ्रू बुक करोगे तो। एम्बर एक स्टूडेंट अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड 200 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है और जिसके पास 20,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी अकोमोडेशन सर्च करना है तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उसकी वेबसाइट पे या फिर उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें सर्च कर सकते हो अपने फिल्टर्स के हिसाब से। जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी के आसपास कोई अपना अकोमोडेशन सर्च करना है या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी में आपको अपना अकोमोडेशन सर्च करना है, तो आप उसमें फिल्टर्स यूज करके आप अपना अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो। अगर आपको उसमें शेयर्ड अकोमोडेशन चाहिए तो आपको वो भी मिल सकता है, आपको अगर एनसूट चाहिए तो आपको वो भी अवेलेबल होता है। और ज्यादातर एम्बर के अकोमोडेशन सिटी सेंटर के आसपास और मेजर जो यूनिवर्सिटीज होती है उसके आसपास अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहा हो तो आपको कोई हेडेक नहीं रहता है, आपको वहां पे अपनी कंट्री में बैठे बैठे यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाता है। यहाँ पे आके आपको बहुत इजीली बस वहां पे जाना है और वहां पे रहना है, तो सबसे बड़ी चीज आपकी सॉर्ट हो जाती है। तो आप एम्बर अकोमोडेशन ट्राई कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन भी है जिसमें आप अपना बुकिंग स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज पसंद आती है उसको आप विश लिस्ट में भी डाल सकते हो। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करना। एम्बर अकोमोडेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज में ऑस्ट्रेलिया में एम्बर अवेलेबल है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी सिटी के हिसाब से अपना अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो। तो वो लिंक यूज करके आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो अगर आपको कोई भी सिटी में अपना अकोमोडेशन चाहिए तो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको कितने पैसे शो करने पड़ेंगे। तो आपको 12 मंथ का जो आपकी फीस यूनिवर्सिटी फीस होती है वो शो करनी पड़ेगी। आपको अपना 12 मंथ का लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। अगर आप कपल में आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो आपको दोनों का लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको दिखाने, अगर आपको यहाँ से वापस जाना पड़ा तो आपके पास जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो सब मिला के आपको करीब करीब कपल के 30 से 40 लाख के बीच में हो जाते हैं दिखाने के। नॉर्मली यूनिवर्सिटी फीस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस का भी फिक्स कॉस्ट जो वेबसाइट पे है वो है, और जो कपल का या फिर सिंगल का जो लिविंग कॉस्ट का जो एक्सपेंस है वो भी फिक्स ही आपको दिखाना है। बट बेसिकली फर्क आपको वहीं पे आ जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फी कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटी की फी होगी उतना ज्यादा आपको फंड दिखाना पड़ेगा। तो आपको कोई भी एजेंट बता रहा है कि आपकी मिला के आपको 50 लाख दिखाने हैं, तो वो आप पहले अपनी तरीके से भी चेक कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। उसके बाद आपका लिविंग एक्सपेंस जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो वो लिविंग एक्सपेंस आपको दिखाना है, और आप जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपको दिखाना है। तो उस तरीके से आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको मिनिमम फंड कितना चाहिए होगा दिखाने के लिए। उसके बाद है जीटी। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप सिर्फ टेम्पररी आ रहे हो, सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हो, आपका यहाँ पे परमानेंट सेटल होने का कोई प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि अगर उनको ऐसा लगा थोड़ा भी कि आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सेटल होना है, तो आपका वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो आपको जीटी बहुत अच्छे से लिखना है। आपको अराउंड 300 वर्ड का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी लिखना होता है और सबमिट करना होता है कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, आप कैसे जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांट हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। बीच में ऐसा न्यूज आया था कि वो जीटी चेंज हो जाएगा और जीटी के बदले में कुछ और आ जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको जीटी आपको सबमिट करना है, एसओपी सबमिट करना है। तो अभी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर चेंज होता तो वेबसाइट पे अपडेट हो गया होता, बट अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है वेबसाइट पर। तो अभी के लिए तो अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको जीटी देना पड़ेगा, एसओपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांटी हो। उसके बाद है बैंड रिक्वायरमेंट, कि आपको कितने बैंड चाहिए होंगे अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों को 2 ही एग्जाम पता है, पीटी और आईएलटीएस। उसके अलावा भी 2-3 है, बट ज्यादातर लोग पीटी ही देते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो, क्योंकि सबको पता है कि पीटी ईजी है। और सच में पीटी ईजी है, क्योंकि मैंने आईएलटीएस भी दी हुई है और यहाँ पे आके पीटी भी दी थी। तो पीटी बहुत ईजी एग्जाम है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप पीटी दे सकते हो, क्योंकि सब जगह पे यहाँ पे पीटी एक्सेप्टेबल है। आपको यहाँ पे अगर कोई वीजा अप्लाई करना हो, परमानेंट वीजा अप्लाई करना हो या फिर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना हो, कोई भी वीजा अप्लाई करना हो, अगर आपके पास पीटी का स्कोर होगा तो वो वैलिड गिना जाता है। तो आप पीटी की एग्जाम दे के आओ, क्योंकि वो बहुत ईजी है। तो अगर आपका फिक्स ही है कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो सिर्फ आप पीटी की एग्जाम दो, आईएलटीएस पे मत फोकस करो, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड है। और मिनिमम बैंड कितने चाहिए वो तो यूनिवर्सिटी पे ज्यादातर डिपेंड करता है, ज्यादातर कोर्स कौन सा आप चूज करे उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कोई नर्सिंग का, टीचिंग का ऐसा कोई कोर्स चूज कर रहे हो तो उसमें 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कई यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स होता है जिसमें आपको 6.5 6 बैंड पे भी एडमिशन मिल जाता है, और दूसरी यूनिवर्सिटी होती है जिसमें 5.5 में भी एडमिशन मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो और कौन सा कोर्स चूज करते हो। बट अगर आपको खुद से पता लगाना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी पसंद कर रहे हो या फिर जो भी कोर्स पसंद कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना आप कोर्स चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर कोर्स के मिनिमम बैंड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितने बैंड चाहिए होंगे यहाँ पे, अगर आप उस कोर्स में या फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। उसके बाद है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, ओएसएचसी जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये कंपलसरी है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना इज मस्ट। अगर आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए, टूरिस्ट वीजा चाहिए या कोई भी टेम्पररी वीजा चाहिए तो यहाँ पे कंपलसरी है। बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनीज अवेलेबल, पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन सी इंश्योरेंस की कंपनी है, तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो कि सबसे सस्ता इंश्योरेंस कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप खुद से भी, कोई भी एजेंट आपको अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उनको बताओ कि हमको ये चाहिए, क्योंकि आप खुद से भी देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन सारी प्राइस अवेलेबल होती है। बस इंश्योरेंस की कंपनी के नाम लिखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, सब कुछ लिस्ट आ जाएगा, सब आप कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद आप खुद उस एजेंट को बता सकते हो कि हमको इस कंपनी का इंश्योरेंस कवर लेना है। और फिर आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है, हैप आईडी क्रिएट होती है, वो हैप आईडी आप अपने एजेंट को बोल सकते हो, वो आपको देगा। और नॉर्मली आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोग खुद से ही बताते हैं, क्योंकि वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनको पता ही होता है। तो वो आपको हैप आईडी देंगे, वो हैप आईडी से आप कोई भी जगह पे जो आपका नियरेस्ट सेंटर होता है वहां पे जाके अपना मेडिकल करवा सकते हो। अगर आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें उतना कुछ होता नहीं, नॉर्मल चेक ही होता है, आपका एक्सरे और वो सब चेक होता है, और जो भी आपका रिजल्ट होता है वो स्ट्रेट अवे आपकी वीजा एप्लीकेशन में सबमिट हो जाता है। तो वो डायरेक्ट सबमिट हो गया तो आपको यही समझना है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो क्लियर हो गया है, और फिर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी आ चुके हो तो आप अपना वीजा स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो या नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे हो तो आप अपना स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो, बट उनके लिए थोड़ी बहुत कंडीशन होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। पर इतना हार्ड नहीं है। अगर आप अपने पास आप बैंड लेके आए हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और आप 12th में या फिर अपनी बैचलर्स में आपके पास अच्छे डिग्रीज, अगर अच्छे ग्रेड्स है और यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको आराम से एडमिशन भी मिल जाएगा और वीजा भी मिल जाएगा। और वीजा अप्लाई करने के बाद विद इन फ्यू वीक्स आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका आउटकम हो जाता है कि भाई आपको रिजेक्शन मिला है कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, जो भी है वो आपको विद इन फ्यू वीक्स में पता चल जाता है। लेस देन मंथ में 90% एप्लीकेशन वो लोग खत्म कर देते हैं। तो किसी का 1 घंटे में आ जाता है, किसी का 1 दिन में आता है, किसी के 3 वीक में भी आता है। तो कभी कभी टाइम भी ले लेता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सिस्टम ही ऐसी है, तो वीजा देने में बहुत टाइम लेते हैं। स्टूडेंट वीजा तो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर हमारे जैसे कोई वेट कर रहे हो 491 या 190 ऐसे वीजा की, तो कभी कभी किसी का 1 साल भी ले लेता है, किसी के 2 साल भी लिए, किसी के 2.5 साल भी लिए। तो आउटकम तो आने वाला है ही, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बट आपका आउटकम तो थोड़े दिन में आ ही जाएगा। जो भी होगा वो आपको गवर्नमेंट बता देगी भाई आपको क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है या फिर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना है। तो आई होप कि अगर आप यहाँ पे कोई वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीजा अप्रूव ही हो जाए, आपको ऑस्ट्रेलिया आपका जो आने का सपना है वो पूरा हो जाए। तो ज्यादातर लोगों को स्टूडेंट वीजा प्रोसेस थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि उनको प्रोसेस पता नहीं है।
तो सबसे पहले आप बैंड ले लो, अपने IELTS या PT की एग्जाम देके 6.5 से ज़्यादा बैंड ले लो। तो और उसके बाद आप कोई भी एजेंट के पास जाओगे तो बाकी सारा काम तो वो कर ही देगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे आने के लिए फंड दिखाना पड़ेगा। तो जब भी आप अपनी IELTS या PT की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें, उसी टाइम पे आप अपना फंड ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपके पास फंड टाइम पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑफर लेटर आने में इतना टाइम नहीं लेता है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके पास ऑफर लेटर आता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है, 2-3 वीक 4 वीक, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, बट ऑफर लेटर ज़्यादातर जल्दी आ जाता है। तो एक बार आपकी IELTS की एग्जाम हो गई, आपका फंड क्लियर हो गया, तो फिर आपको सिर्फ कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत ईजी है, और मेडिकल एग्जाम की डेट जो होती है थोड़े दिनों में ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें ईजी है, सबसे मुश्किल चीज़ है पैसे इकट्ठा करना। तो आप जब भी अपना सोच रहे हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप अपना फंड शॉर्ट आउट करना ट्राई कर लो कि आप फंड कहाँ से ऑर्गेनाइज करोगे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।